हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं और अब तक हमने टाइप्स ऑफ मसल्स, कॉम्पोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड इट्स स्ट्रक्चर स्टडी किया है। आज हम बायोफिजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन की कार्यकी को स्टडी करेंगे। किसी भी एनिमल में जो मसल की एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की, वह उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यह सिर्फ लोकोमोशन में ही हेल्प नहीं करती है, लेकिन यह रिस्पॉन्सिबल होती है सारे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स की इन अ प्रॉपर वे। तो स्केलेटल मसल्स में जो मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो होता है स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट्स इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सार्कोमियर। आपको याद होगा, हमने जब स्ट्रक्चर स्टडी किया था स्केलेटल मसल का तो देखा था कि सार्कोमियर क्या होता है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जेड लाइंस, दो जेड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे सार्कोमियर कहते हैं, और यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है मसल फाइबर का। तो फिलामेंट्स का जो स्लाइडिंग होता है, जिसे हम कहते हैं सरपन होता है, वो जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है। दिस इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स दैट स्लाइड पास्ट ईच अदर टू जनरेट द मूवमेंट। तो पेशीय तंतुक एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर सरपन करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिससे कि मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या अपसर्पी सूत्र सिद्धांत, यह थ्योरी A.F. हग्सले एंड H.E. हग्सले ने इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग प्रपोज की थी, और बाद में ये थ्योरी इम्प्रूव की थी मोरे एंड वेबनर ने और फिर स्क्वायर ने। यह थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होता है। इट इज़ बाय द स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं, और ये स्लाइडिंग मूवमेंट जो है एक्टिन फिलामेंट्स का ओवर दिस फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज, यानी कि जो एक्टिन और फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में स्लाइड करते हैं, तो रिपीटेड फॉर्मेशन और ब्रेकेज होता है क्रॉस ब्रिज का, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्रॉस ब्रिज क्या होता है? अनुप्रस्थ सेतु। यह होता है अटैचमेंट ऑफ मायोसिन विद एक्टिन विद इन अ मसल। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं। सबसे पहले स्टिम्युलेशन, उत्तेजन। जब मसल एक रेस्टिंग स्टेट पर होता है, विराम अवस्था में होता है, तो वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन कंपोनेंट्स जो हैं एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स के, उनमें सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब एक नर्व इम्पल्स अराइज, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर स्टिमुलेशन आता है, तो वो स्टिमुलेशन सार्कोलिमा पर ट्रेवल करता है। सार्कोलिमा क्या है? मसल सेल की आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो सार्कोलिमा पे जब वो इम्पल्स आता है तो वो मसल फाइबर को डीपोलराइज करता है, उसका विध्रुवण करता है। उससे क्या होता है? सब्सिक्वेंटली ये जो डीपोलराइजेशन है वो सार्कोलिमा पर चलते चलते अंदर तक आता है सेल के, किसके थ्रू? टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा। अनुप्रस्थ नलिका तंत्र, जो टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सार्कोलिमा में, ट्रांसवर्स चैनल्स, उनसे ये डीपोलराइजेशन मसल सेल के अंदर तक आता है, जहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पड़ा होता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर जब ये स्टिमुलस हिट करता है, तो वहाँ से कैल्शियम आयंस जो हैं, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बाउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वो अब फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम आयंस बाउंड स्टेट में होते हैं। जब स्टिमुलेशन मिलता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से यह कैल्शियम आयंस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। इट रिलीजेस दी कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट इवेंट जो है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन का, संकुचन का।
कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिलीज हुआ है वो अब जाकर बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट से, और फिर वो एक चेंज लेके आता है, स्ट्रक्चरल चेंज, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन दी ट्रोपोमायोसिन। हमने स्ट्रक्चर जब केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी किया था तो देखा था कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिन और मायोसिन के ब्रिज के बीच में एक जो है ब्लॉकिंग इफेक्ट डालता है, जिससे वजह से वो आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। तो जब टीपीसी पर ट्रोपोनिन बाइंडिंग सब यूनिट जो है ट्रोपोनिन का, उस पर जब कैल्शियम बाइंड होता है तो क्योंकि उसके साथ ट्रोपोनिन भी अटैच्ड है तो ट्रोपोनिन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं और वो ब्लॉकिंग इफेक्ट जो है मायोसिन और एक्टिन के बीच में उसको रिमूव करता है और एक्टिन पर जो मायोसिन जो है वो अब बाइंड कर सकता है। जैसे ही एक्टिन और मायोसिन बाइंड करते हैं तो एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज जो है वो फॉर्म होता है, उनके बीच में एक जो अनुप्रस्थ सेतु जो है वो बनता है। कैसे बनता है? द थिक एंड थिन फिलामेंट्स इंटरैक्ट बाय क्रॉस ब्रिजेस इमर्जिंग एट इंटरवल्स अलोंग द थिक मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो मायोसिन फिलामेंट्स पे जो है एक्टिन फिलामेंट्स उनसे अटैच होता है और थिक और थिन मायोफिलामेंट्स जो हैं वो क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं। क्रॉस ब्रिज जब फॉर्म होता है तो उसके लिए एटीपी जो है वो एटीपी का पावर स्ट्रोक होता है जिससे कि वो क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है। तो ये क्रॉस ब्रिजेस जो फॉर्म होते हैं तो ये दे एक्ट एज हुक्स और लीवर्स, ये हुक्स की तरह एक्ट करते हैं जिससे कि एक टेंशन एक्सर्ट होता है एक्टिन फिलामेंट्स में और वो एक्टिन फिलामेंट्स फिर स्लाइड हो जाते हैं मायोफिलामेंट्स के बीच में। तो ये रैकेट लाइक एक्शन जो होता है क्रॉस ब्रिज का, इससे एक्टिन फिलामेंट्स लेंथ वाइज मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में स्लाइड हो जाते हैं। तो this sliding is produced by cyclic interactions between myosin filaments and actin filaments। हमने बोला रिपीटेड होता है ये और हर इंटरैक्शन पर एक क्रॉस ब्रिज पावर स्ट्रोक बनता है। एक क्रॉस ब्रिज साइकिल के लिए एक एटीपी जो है उसकी ज़रूरत होती है। सो दिस कंटिन्यूज जब तक कि एटीपी और कैल्शियम अवेलेबल है, जब तक फ्री कैल्शियम अवेलेबल है, एटीपी प्रेजेंट है, तब तक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन होता रहता है जिसमें थिन एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड इन स्पेसेस बिटवीन द थिक मायोसिन फिलामेंट्स, यानी कि थिक मायोफिलामेंट्स जो हैं उनके बीच में एक्टिन फिलामेंट्स जो है उनका मूवमेंट, उनका सरपन जो है वो होता रहता है। इससे क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, लेकिन मायोसिन फिलामेंट्स जो है थिक फिलामेंट्स उनकी में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ उनका जो एच जोन है वो डिसअपियर, ए बैंड में जो एच क्लियर जोन था वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि अब उस जगह पर एक्टिन फिलामेंट्स आ जाते हैं। So the movement of actin filaments also pulls the Z lines closer together, यानी कि जब एक्टिन फिलामेंट्स पास में आएंगे तो Z लाइन्स भी एक दूसरे के पास में आ जाएंगी, यानी कि जो सार्कोमेयर का डिस्टेंस है वो अब कम हो जाएगा, द सार्कोमेयर विल शॉर्टन। जब सारे सार्कोमेयर मसल फाइबर में शॉर्टन होंगे, छोटे होंगे, तब मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मसल फाइबर या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, और कितने फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये डिटरमाइन करेगा कि स्ट्रेंथ क्या है मस्कुलर फोर्स की। व्हेन मोर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम द फोर्स इज ग्रेटर। तो इस डायग्राम में हम इसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है मसल फाइबर की। ये जो रेड लाइंस हैं बीच में ये थिक मायोसिन फिलामेंट्स हैं और ये ब्लू लाइंस जो हैं पतली वाली ये थिन एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ये जो है दीज आर दी जेड लाइंस। ठीक है, और ये बीच का क्लियर जोन रीजन जो होता था वो होता था एच जोन। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, एच बैंड की लेंथ तो उतनी ही, हमने देखा थिक मायोफिलामेंट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो उतनी की उतनी है, लेकिन आई बैंड्स जो हैं वो क्लोज इन हो गई, वो इधर से भी अंदर आ गई
और वो इधर से भी अंदर आ गई। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये स्लाइड हो गई अंदर इधर और ये स्लाइड हो गई इधर अंदर, तो जो क्लियर रीजन था वो अब डिसअपियर हो गया। एच जोन जो है मायोसिन फिलामेंट का वो डिसअपियर हो गया क्योंकि उसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट्स आ गए हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि आई बैंड शॉर्टन है। ये डिस्टेंस जब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में थी तो दूर दूर थी, लेकिन अब इनकी लेंथ जो है वो कम हो गई, ये स्लाइड हो गई इसलिए ये कम हो गई। जेड लाइंस जो हैं वो भी एक दूसरे के ज़्यादा पास आ गई। ये देखो ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया, जेड लाइंस जो हैं एक दूसरे के पास में आ गई हैं। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप इमेजिन करिए कि आपके दो बुक शेल्फ्स हैं जो कि बुक्स से लोडेड हैं और उनके बीच में आप खड़े हैं। यह दोनों बुक शेल्फ्स एक दूसरे से कुछ मीटर्स की दूरी पर हैं और यह बुक शेल्फ्स एक रेल पर पोजीशन है ताकि इन्हें हम इजीली मूव कर सकें। अब आपको यह एक टास्क दिया जाता है, इमेजिन करिए कि इस बुक शेल्फ को पास पास लाना है। जो दो बुक शेल्फ कुछ मीटर की दूरी पे हैं, इनको आपको पास पास लाना है, लेकिन इसके लिए आपको एक ही जगह पर खड़े रहना है, सिर्फ अपनी बाहों से और दो रस्सियों से की मदद से यह कार्य को करना है। अब दोनों बुक शेल्फ्स के सेंटर में आप खड़े होकर अपने दोनों हाथों से रोप्स को खींचेंगे। बुक शेल्फ्स जो हैं वो रस्सी की मदद से रस्सियों से बंधे हुए हैं। एक रिपीटेटिव फैशन से आप दोनों रस्सियों को जब अपनी तरफ खींचते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप खींचेंगे वैसे वैसे बुक शेल्फ्स जो हैं वो आपके नज़दीक आती जाएंगी। अब इस एग्जाम्पल को हम अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा, आपकी बाहें जो हैं वो क्या हैं, वो ये थिक मायोसिन फिलामेंट्स हैं जो कि अपनी जगह पर स्थिर हैं। ठीक है, और एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं यहाँ पर वो क्या हैं, वो रोप्स हैं। ये एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं ये रस्सियाँ या रोप्स हैं जिनको आप खींच रहे हैं, वो आपकी तरफ खींची हुई चली आ रही हैं। और ये जेड लाइंस जो हैं ये बुक शेल्फ्स हैं। ठीक है, जिससे कि एक्टिन फिलामेंट्स इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप सेंटर में खड़े हैं रहते हैं, वैसे ही जैसे आप सेंटर में हैं बुक शेल्फ्स के, वैसे ही मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो भी सेंटर में हैं और नॉर्मल मसल में कॉन्ट्रैक्शन में ये सेंटर में ही रहते हैं। आप रोप्स खींच रहे हैं तो ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड हो रही हैं और जैसे जैसे आप इनको खींचते जाएंगे वैसे वैसे बुक शेल्फ्स जो है वो जेड आपके नज़दीक आते जाएंगी, यानी कि सार्कोमियर यहाँ पे जो हम कह रहे हैं वो भी आपके नज़दीक आता जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो बुक शेल्फ का आपसे कम होता जा रहा है। तो जेड लाइंस जो हैं वो एक दोनों बुक शेल्फ्स जो हैं वो नज़दीक आ रही हैं। तो इस तरीके से मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन। अब जब एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उसको वापस रिलैक्स भी होना है। जब नर्वस स्टिमुलेशन खत्म हो जाता है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है और मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो फिर अपनी रेस्टिंग स्टेट पर पहुंच जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक मसल फाइबर में एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैल्शियम आयंस जो हैं वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर में बाउंड स्टेट में चले जाते हैं और ट्रोपोनिन के कॉम्प्लेक्स के सब यूनिट को छोड़ देते हैं। कैल्शियम आयंस जो हैं वो कैल्शियम आयंस फ्री ट्रोपोनिन जो है वो फिर ट्रोपोमायोसिन में वापस से ब्लॉकिंग इफेक्ट डाल देता है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन जो है एक्टिन और मायोसिन के बीच में वो बंद हो जाता है। एटीपी मायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो इज रिफॉर्म्ड इन द हेड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स और रेस्टिंग स्टेट जो है वो फिर रीइस्टैब्लिश हो जाती है और मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो फिर रिलैक्स फॉर्म में स्ट्रेच हो जाते हैं, विराम अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर ये क्लियर एच जोन फिर से दिख गया क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर चले गए। जेड लाइन जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया, ये दूर हो गए और मायोसिन फिलामेंट्स या ए बैंड जो हैं वो अभी भी अपने ही जगह पर प्रेजेंट है। सो दिस इज दी रिलैक्स स्टेट या एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो मसल में हो रही है।
अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो हमने फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स भी स्टडी किया है और हमने देखा था कि जो टर्मिनल एंडिंग होती है नर्व की उसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जहाँ पर कि साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें एसिटाइल कोलाइन या न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही इम्पल्स यहाँ पहुँचती है एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है और वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुँचता है। ये यहाँ पर जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? सार्कोलीमा को। ये सार्कोलीमा है मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो उस पर ट्रेवल करता हुआ वो इम्पल्स कहाँ जाएगा? इट विल रीच इन थ्रू दी टी चैनल्स। ये टी चैनल्स हैं, टी चैनल से होता हुआ वो इंटीरियर में जाएगा और जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हिट करेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम प्रेजेंट है। जब यहाँ तक स्टिमुलस पहुँचेगा तो ये कैल्शियम जो है वो फ्री हो जाएगा। फ्री कैल्शियम कहाँ जाएगा? इट विल बाइंड टू दी ट्रोपोनिन, जो उसका कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन का ब्लॉकिंग इफेक्ट हट जाएगा और मायोसिन जो है वो एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा एक्टिन के साथ। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस यहाँ ख़त्म हो जाएगा, वापस से इम्पल्स जो है अब यहाँ पे नहीं रहेगी। तो क्या होगा? कैल्शियम जो है वो वापस बाउंड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में चला जाएगा। जब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में चला जाएगा तो क्या होगा? वो ट्रोपोनिन से अब रिमूव हो जाएगा। जब वो ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंडिंग साइट से रिमूव हो जाएगा तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो फिर से एक्टिन और मायोसिन के बीच में आ जाएगा और वो उसमें क्रॉस ब्रिज फॉर्म नहीं करने देगा और मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। अगेन इसी तो को हम एक ब्रीफ जो समरी है हमारे पूरे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, उसमें क्या है? मसल जो है वो मोटर न्यूरॉन से स्टिमुलेटेड होता है। यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल समझाया है, यहाँ पे विद डायग्राम समझाया है। जब वो होता है तो टी वेसिकल्स या टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो अंदर आता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम जो बाउंड स्टेट में है वो रिलीज होता है। कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन से बाइंड होता है और ट्रोपोमायोसिन का ब्लॉकिंग इफेक्ट रिमूव करता है। एक्टिन और मायोसिन फिर एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं और एटीपीएस एक्ट्स एज एटीपी टू, जो कि एनर्जी रिलीज करता है, और एडीपी और फॉस्फेट फॉर्म होता है। क्रॉस ब्रिज जब फॉर्म होता है तो एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो पुल होते हैं, दे स्लाइड बिटवीन दी मायोसिन फिलामेंट्स विद द रिजल्ट एक्टिन कम क्लोजर टू ईच अदर, और जेड लाइन जो है वो भी एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है। जब स्टिमुलेशन रुकता है तो कैल्शियम आयंस रिमूव हो जाते हैं, वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में चले जाते हैं और नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट जो है वो वापस से अचीव हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टडी की है। अब मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी किस किस सोर्स से मिलती है, बायोकेमिकल इवेंट्स क्या क्या होते हैं इस मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।